हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये लॉज ऑफ मोशन का कंस्ट्रेंट पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है। वेज और स्ट्रिंग दोनों का कंस्ट्रेंट इसमें आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों को जनरली कन्फ्यूजन रहता है। बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है, इन द गिवन फिगर इफ एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ए, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम एंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, वेज का जो कंस्ट्रेंट होता है उसमें वेज कंस्ट्रेंट ये होता है आपका कि अलोंग कॉमन नॉर्मल देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। और सेकंड चीज़ इसमें ये होती है, तो परपेंडिकुलर टू कॉमन नॉर्मल, perpendicular to common normal motion is always relative, motion is always relative। अगर आप इन दो चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपको वेज कंस्ट्रेंट में कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट क्या होता है? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ये होता है कि टॉट स्ट्रिंग में along the length of string both ends will move with same acceleration। ये आपके दो कंस्ट्रेंट हो गए, एक वेज का कंस्ट्रेंट और स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट। अब इसमें दोनों ही कंस्ट्रेंट लगेंगे। देखिए किस तरीके से। अगर सबसे पहले हम ये देखें कि इस केस में वेज के कंस्ट्रेंट की बात करें तो पहले तो ब्लॉक को देखें, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मान लूँ अगर मैं कि ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1 है, तो a1 बेसिकली नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो a1 को हम कह सकते हैं कि a1 क्या होगा यहाँ पर, a1 इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू वेज होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर टू कॉमन नॉर्मल मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। तो अगर आप वेज पर बैठ जाएं तो वेज पर बैठ जाएंगे तो ब्लॉक उस केस में नीचे ही आ सकता है बस अलोंग द इंक्लाइन। तो इसका मतलब अलोंग द इंक्लाइन आप जो भी एक्सेलरेशन लेंगे वो ग्राउंड के फ्रेम में नहीं होगा, वो हमेशा वेज के फ्रेम में होगा। अब a1 को कैलकुलेट कैसे किया जाए, a1 और a में रिलेशन कैसे निकाला जाए, उसके लिए आप ये सोचिए कि बिकॉज आप वेज के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो वेज के रेस्पेक्ट में बात करने का मतलब आप वेज पर बैठ जाइए। वेज तो मूव कर नहीं रहा। अब वेज मूव नहीं कर रहा तो वेज का कंस्ट्रेंट नहीं लगेगा, अब किसका कंस्ट्रेंट लगेगा? केवल स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दोनों एंड सेम एक्सेलरेशन से मूव करने चाहिए। तो आपको यहाँ पर बैठकर क्या दिखाई देगा? आपको यहाँ पर बैठकर ये दिखाई देगा, वेज तो आपको आगे जाते हुए दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई देगा वॉल आपकी तरफ आ रही है ए एक्सेलरेशन से। तो आपको ये दिखाई देगा कि ये ए एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है, क्योंकि अब वेज तो मूव कर नहीं रहा। और बिकॉज आपको पता है कि स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट ये होता है कि स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग दोनों कंपोनेंट्स, दोनों एंड्स सेम एक्सेलरेशन से मूव करने चाहिए, तो ये वाला एंड भी नीचे ए एक्सेलरेशन से ही आना चाहिए। इस वेज के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो वेज पर जब आप बैठ जाते हैं तो वॉल आपको ए एक्सेलरेशन से आपकी तरफ आते हुए दिखाई देगी। तो आपको स्ट्रिंग के एक एंड का एक्सेलरेशन पता लग गया तो दूसरे एंड का एक्सेलरेशन भी पता लग जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ए ही a1 के बराबर होना चाहिए, a1 हैज़ टू बी इक्वल टू a। तो एक ही चीज़ हमेशा हो जाती है। तो आपको कभी भी निकालना हो तो आप वेज पर बैठकर देखिए कि दूसरा एंड कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो a1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाती है, a। और ये क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। और आपके यही a पार्ट का आंसर हो जाता है, आंसर ऑफ पार्ट a। अब b पार्ट का आंसर कैलकुलेट करना ईजी है, बिकॉज आपको पता है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन स्मॉल m का इस तरफ a एक्सेलरेशन है और वेज का एक्सेलरेशन इस तरफ a है। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M। ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेशन निकालने के लिए बाकी दोनों एक्सेलरेशन का वेक्टर सम कर देते हैं। और इसको तो बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि एंगल थीटा है, तो इधर a कॉस थीटा और नीचे a साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर? अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ ए माइनस ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा होल स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दो पता है, इसमें से अगर आप ए कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 2 में √2 भी बाहर आ जाएगा, √2a और अंदर आपके पास बचेगा 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा की पावर हाफ। इसको भी अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, √2a हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसकी पावर हाफ। आप देख सकते हैं 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। ये आपके बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से वेज प्लस स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट्स में डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से चीज़ों को सोचेंगे तो। ओके।